हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दरभंगा स्टडी जोन पे। और ये आपके बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास है उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1 है। और इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या क्या ख्याल रखना है। अगर आप ये एक वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए क्योंकि चैप्टर थोड़ी लंबी है और सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएगी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान शब्दों में समझा पाऊँ। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी टारगेट बन हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इससे समरी, अगर आपने पूरे कहानी को समझ लिया तो समरी आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लिख सकते हैं ना इंग्लिश में, थोड़ा बहुत, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चों का इंग्लिश पे वो ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका इंग्लिश वीक होता है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वो वीक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ध्यान नहीं देते। 10th तक इंग्लिश कुछ होता नहीं है और अचानक से 12th 11th पे पढ़ते नहीं, और 12th में अचानक से आके इंग्लिश एकदम पटक दिया जाता है, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये अब लोग क्लासेज में देखते हैं, ठीक है, एज ए टीचर। तो अगर आप लोग ये बात समझ जाएंगे तो आपसे इसका तीनों चीज़ जो भी इस चैप्टर से बनेगा वो टैकल हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और तीसरा आपका समरी। आपको बुक से 3 ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले याद करना है चैप्टर का नाम। तो ये क्या चैप्टर का नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो अगर आपको राइटर पूछे या ऑथर पूछे तो आपको महात्मा गांधी ही बताना है, ठीक है। हालांकि राइटर नहीं है, ऑथर पूछेगा तो ऑथर आपको महात्मा गांधी बताना है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। सभी चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में कुछ जो है इस टाइप का दे रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको राइटर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होता है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो यहाँ से खूब बनता है, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले सिर्फ इसी को पढ़ के और ऑब्जेक्टिव बना देते हैं, ऐसा लगता है उनके ऑब्जेक्टिव्स को देख के। हालांकि चैप्टर 20 चैप्टर से भी रहता है, तो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बनेगा। और जब आप समरी लिखेंगे तो इससे आप कुछ पॉइंट छांट के लिखेंगे। इसमें मोटा मोटी आपको बता दिया जाता है कि आपको आगे पढ़ना क्या है, पूरा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था, 1869 में, और मृत्यु 1948 में हुआ था, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी, जो लोकप्रियता से बापू के नाम से जाने जाते थे या फिर राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनीतिक से ज़्यादा बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक लीडर। आध्यात्मिक को अगर हम सामान्य शब्द में कहें तो ये समझिए कि धर्म वगैरह से जुड़ा हुआ बात, ठीक है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ बात। धर्म से अलग होता है पर हम आम भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। कह रहे हैं उन्होंने सफलतापूर्वक जो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस का, ये रहा, ट्रूथ और नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया अपने मुख्य हथियार के रूप में। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ठीक है। जो भारत में जो ब्रिटिश रूल था ना, उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस को, हिंदी में कहे तो सत्य और अहिंसा को, बिल्कुल एकदम सक्सेसफुली इस्तेमाल किया था और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी, ठीक है, हेल्प किया था। अगला लाइन कह रहा है फ्रॉम 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय राजनीति पे पूरी क्या किया, एकदम वर्चस्व बनाए रखा, ठीक है, बिल्कुल एकदम राज किया। उस बीच में आप जो भी कहानी पढ़ेंगे, चाहे आप जो भी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, उसमें महात्मा गांधी का इंटरफेयर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है।
मतलब महात्मा गांधी एक बहुत ही अच्छे लेवल के पर्सनैलिटी बन गए थे कि कोई सा भी आंदोलन हो उनका नाम जरूर आएगा। कब से कब तक? 1915 से 1948 के बीच, जब तक मतलब कि जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे और जब तक उनकी मृत्यु कर दी गई तब तक। अब कह रहा है ही डाइड एट द हैंड ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। कह रहा है उसका जो हत्या है ना वो एक कट्टर व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया था। नाम आप लोग को पता ही होगा, नाथूराम गॉडसे। और कब कर दिया गया था? 30 जनवरी 1948 को। तो ये बात याद रखेंगे आप। एक तो उनका डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, कितना होता है? 2 अक्टूबर 1869। और दूसरा उनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। अब कह रहा है हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आत्मकथा, जो वो खुद से लिखता है कोई व्यक्ति अपना कहानी, अपना जीवनी, तो उसको आत्मकथा कहते हैं। तो कह रहा है हिज ऑटोबायोग्राफी, अब उसका नाम दे रखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। कह रहा है जो वो उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यानी सत्य की तरह साथ मेरा प्रयोग, और वो जो बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं जो वो यंग इंडिया उनका एक पत्रिका था उनके लिए लिखे हैं, और जो वो स्पीच वगैरह दिए अलग अलग समय पे अलग अलग अवसरों पे, वो उसको ना एक बहुत ही बड़े लेवल के थिंकर, विचारक के रूप में क्या किया? रिवील किया। ठीक है। अब कह रहा है कि बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस आइडमेटिक इंग्लिश, और इंग्लिश के भी जो है बहुत ही आइडमेटिक इंग्लिश जो है उसके बहुत बड़े ज्ञाता के रूप में भी उसको क्या किया? रिवील किया। मतलब वो अच्छे थिंकर के रूप में तो रिवील्ड हुए ही, रिवील मतलब कि कहते हैं ना रिवील करना, उनको लोग माना, तो ओरिजिनल थिंकर भी माना, और उससे भी बड़ा एक आइडमेटिक इंग्लिश के वो मास्टर के रूप में माने गए। ठीक है, मतलब अच्छे ज्ञाता के रूप में माने गए। अब कह रहा है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। कह रहा है ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें महात्मा गांधी जो है ना इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उसके साउंड फाउंडेशन के बारे में बताते हैं कि उसका जो इतना बड़ा स्वरूप है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि भारत का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका बखान करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और उसको क्या करते हैं? दुनिया के दूसरे देशों का जो सभ्यता है, संस्कृति है, उससे तुलना करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो कैसे बेहतर है। हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है, और भी दूसरे देशों के जो वो हैं, हालांकि धर्म की बात ये एक ही जगह करते हैं, लेकिन उनके कहने का मकसद यही है कि हमारा जो धर्म है वो कैसे बेहतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, तो उसके बाद कह रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में गांधी जी जो है साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। जो भारतीय सभ्यता का जो साउंड फाउंडेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जो क्या हुआ है सफलतापूर्वक, जैसे जैसे वक्त बीता है ना, उसके साथ ये बात क्या हुआ है? सच प्रतीत हुआ है, पता चला है। ठीक है, सही प्रतीत होता है, उसके बारे में महात्मा गांधी जी बात करते हैं। अब कह रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉडल बीइंग। कह रहा है पश्चिमी सभ्यता जिसका टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि वो मटेरियलिटी मतलब वस्तु को प्रिविलेज करे, महत्व दे, वो भारतीय सभ्यता के साथ मैच नहीं कर सकता है, भारतीय सभ्यता के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय सभ्यता किस बात को एलिवेट्स करता है, किस बात को उठाता है, किस बात को बढ़ावा देता है? मोरल बीइंग को। ठीक है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? मटेरियलिटी को, उस मटेरियलिटी को प्रिविलेज देता है। ठीक है, इसलिए वो भारतीय सभ्यता से
तुलना नहीं किया जा सकता, वो मैच नहीं कर सकता, कंपटीशन नहीं कर सकता भारतीय सभ्यता का। अब कुछ क्वेश्चंस है कि आप महात्मा गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो इससे पहले हम अभी जो पढ़े हैं ऊपर, उसमें ही कुछ पॉइंट है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। दूसरा बात, वो जो है 1915 में लौटे। 30 जनवरी 1948 को उनका हत्या कर दिया गया, ठीक है, एक फैनेटिक के हाथ से, एक कट्टर व्यक्ति के हाथ से जिसका नाम था नाथूराम गॉडसे, ठीक है। उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। यंग इंडिया भी उनका ही लेख है, जिसमें लेख छपता था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक और कहानी है कि उनका मुख्य हथियार क्या था, चीफ वेपन क्या था, तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस था, ठीक है। तो ये सब बात हम अभी पढ़े हैं, तो उससे भी 5 पॉइंट्स बन गया है। अब देखिए, वो जो सारा पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये समरी में बहुत ही काम आएगा। अगर आप समरी में 5 लाइन लिख देते हैं, 5 लाइन मतलब कि अगर आप 10 शब्द के हिसाब से जोड़े तो 50 शब्द हो गए आपके, और 40 से 50 शब्द आपके इतने ही बन गए समरी के, ठीक है। सेकेंड है हमारा, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। महात्मा गांधी जी ने बिहार के जो किसान हैं उसके लिए क्या किए थे, तो आपको पता होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण आंदोलन, नील खेती के विरुद्ध, तो बिहार में ही हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में आप क्या समझते हैं। तो सिविलाइजेशन और कल्चर का मतलब है कुछ रूल और रेगुलेशन जो हमारे समाज में होता है, जिसको हमको पालन करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ नंबर है, व्हाट डू आवर हॉली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। जो यूनिवर्सल यानी कि पूरा जो वैश्विक मानव का जो महत्व है, उसके बारे में हमारा होली स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक ग्रंथ सब क्या कहता है। तो कहता है कि सभी मानव बराबर है, ठीक है, सभी मानव का आदर सत्कार करना चाहिए, ठीक है, यही सब कहता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ हेडिंग के बारे में, ये कुछ आपका चैप्टर के बारे में कुछ, ठीक है, ब्रीफ में कुछ दिया रहता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है या मेरा विश्वास है कि भारत जो सभ्यता विकसित किया है वो दुनिया में कभी मात खा नहीं सकता, उसको कभी दुनिया में हराया नहीं जा सकता, ठीक है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया ना, उसका बराबरी नहीं कर सकता है। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, ठीक है। 100 का वर्ड बना है, सोन भीतरी है, तो 100 मतलब होता है बोना, जो हम बीज वगैरह बोते हैं ना, उसको हम 100 बोलते हैं, तो उसका भीतरी है। सीड मतलब होता है आपका बीज, ठीक है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, इक्वल मतलब बराबरी, ठीक है। इवॉल्व मतलब होता है बनाना, ईजाद करना, ठीक है। बीटन भीतरी है बीट का, चलिए। बिलीव मतलब विश्वास होता है। नेक्स्ट है, तो ये कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है या मेरा मानना है कि भारत जो सभ्यता विकसित किया है वो दुनिया में मात खाने वाला नहीं है, और हमारे पूर्वज के द्वारा जो बीज बोया गया उसका बराबरी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है रोम वेंट ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट, ठीक है। Rome went, Greeks shared the same fate, the might of pharaohs was broken, Japan has become westernized, of China nothing can be said, but India is still somehow or other sound at the foundation। इसके कहने का मतलब है कि जो दुनिया का अलग अलग जो शासक सब था, फेरोज, मिस्र के शासक को हम फेरोज कहते हैं, तो उसका भी शक्ति छिन भिन हो गया, ठीक है। ग्रीक का जो सभ्यता था वो भी बर्बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है रोम का सभ्यता था वो भी बर्बाद हो गया। कह रहा है जापान जो है पश्चिमीकृत हो गया है, वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है लेकिन इंडिया जो है किसी भी तरह से समहाउ और अदर वो फाउंडेशन पे क्या है उतना ही विविध है, बड़ा है जैसा वो था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। कह रहा है
कि यूरोप के लोग क्या करते हैं, जो ग्रीक और रोम के जो लोगों ने या आदमियों ने जो लिखा है ना, उसके लेसन से वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, जो कि अब पहले वाले ग्लोरी में नहीं है। ठीक है। और कह रहा है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। और कह रहा है इस बात को पढ़ने में या जो ये बात जब वो पढ़ते हैं, उनका जो लेख पढ़ते हैं ग्रीक और रोम के लोगों के द्वारा जो लिखा गया लेसन्स है, उसको जब वो पढ़ते हैं तो ये लोग जो यूरोप के लोग हैं वो लोग इस बात को इमेजिन करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं कि वे लोग उस गलती से को अवॉइड कर देंगे, मतलब उस गलती को नहीं करेंगे जो मिस्टेक्स क्या किया है ग्रीक और रोम किया। ठीक है, मतलब ग्रीक और रोम जो गलती करके बर्बाद हो गया, उस गलती को ये लोग नहीं करेंगे, उससे अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब कि बचना, ठीक है, किसी चीज़ से दूर रहना। कह रहा है सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन, और कुछ ऐसा ही उसका दयनीय हालत हो चुका है। ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा हालत हो गया है कि वो उससे सीख रहा है जो बर्बाद हो चुका है, और ये ऐसा उम्मीद भी करता है कि हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो गलती करके लिखने वाला व्यक्ति यानी कि रोम और जो ग्रीक है वो बर्बाद हो गया। सेकेंड नंबर है पैसेज कि इन द मीड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। कह रहा है इस सब के बीच में भारत क्या है, इमूवेबल है, और यही इसका क्या है, ग्लोरी है, यही इसका क्या है, सुंदरता है। इमूवेबल मतलब अस्थिर, जो इधर उधर नहीं करता है, जो एकदम स्थिर है, रुका हुआ है। तो कह रहा है इस सब के बीच में जहाँ सब इधर उधर हो रहा है, सब एकदम उलट पलट रहा है, बर्बाद हो गया, वहाँ पे भारत क्या एकदम इमूवेबल है, और यही इसका क्या है, ग्लोरी है। आगे कह रहा है इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। कह रहा है कि भारत पे यह आरोप है कि यहाँ के लोग जो है ना, या इसके लोग जो है ना, भारत के लोग, वो इतने अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं या स्टोलिड हैं, मतलब कि मंदबुद्धि हैं, कि इन सब में कोई सा भी अगर आप बदलाव करना चाहते हैं ना, तो वो आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ये भारत पे आरोप लगाया जाता है कि भारत के लोग बहुत ही असभ्य, इग्नोरेंट हैं, ध्यान नहीं देने वाले, और स्टोलिड हैं, मंदबुद्धि हैं, कि आप इसमें कोई सा भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अब कह रहे हैं ये जो चार्ज है, ये जो आरोप है, ये बिल्कुल हमारे मेरिट के क्या है, उल्टा है। ये ऐसा बात नहीं है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम पे क्या किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब कह रहा है व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज। कह रहा है जो चीज़ हम लोग टेस्ट किए हैं और फाउंड किए हैं एक्सपीरियंस के कसौटी पे, जिसको हम सच माने हैं, उसको हम बदलने का हिम्मत नहीं करते हैं। ठीक है, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेंस स्टडी। कह रहा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भारत पे एडवाइस थोपते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्टडी है, स्थिर है। ठीक है, कह रहा है दिस इज़ हर ब्यूटी एंड इट इज़ द सी टैंकर ऑफ आवर होप। कह रहा है यही इसकी खूबसूरती है, और ये हमारे उम्मीद का मुख्य किरण है। सी टैंकर मतलब कि अगर हम मुसीबत में जिससे हमको उम्मीद रहता है कि मुसीबत के समय कुछ काम ना आए, लेकिन वो काम आएगा, उसी को हम सी टैंकर कहते हैं। ठीक है, सी टैंकर का मतलब वो होता है, होप मतलब उम्मीद होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सब भी आपको डीप फॉन्ट में लिखा हुआ है, मतलब कि थोड़ा मोटा लिखा हुआ है अक्षर में, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इन लाइंस को अच्छा से देखना है, क्योंकि जब वो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो इसी को उठा के दे देंगे और 4 ऑप्शन आपको नीचे दे दिया जाएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको ख्याल रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड सुटेबल होगा और ये वर्ड सुटेबल होगा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका सेकेंड पैसेज था। अगले चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब कह रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सिविलाइजेशन क्या है, व्हाट इज सिविलाइजेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। तो कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन वो तरीका है, सिविलाइजेशन व्यवहार का वो तरीका है जो किसी आदमी को उसके
कर्तव्य के बारे में बताता है, पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में बताता है, ठीक है। कर्तव्य पथ के बारे में क्या करता है, बताता है, ठीक है। तो ये बात ये लाइन याद रखेंगे, कुछ समरी में भी काम आ सकता है, लिख सकते हैं इसको। तो कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन वो तरीका है, व्यवहार का वो तरीका है जो किसी आदमी को उसके ड्यूटी के बारे में बताता है कि उसका कर्तव्य क्या है। ड्यूटी मतलब कर्तव्य, पाथ मतलब रास्ता। अगला कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। कह रहा है ड्यूटी कर्तव्य का जो परफॉर्मेंस होगा, प्रदर्शन होगा, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी यानी कि नैतिकता का जो ऑब्जर्वेंस होगा, अवलोकन होगा, ये दोनों क्या है, कन्वर्टिबल टर्म है, यानी कि बदलने योग्य टर्म है, बदलने वाला पद है। कह रहा है टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है अगर आप मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मस्तिष्क पे, माइंड पे और अपने चाहत पे, पैशन पे क्या कर रहे हैं, मास्टरी अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि मालिक बन रहे हैं अपने माइंड के और अपने लगाव के, अपने पैशन के, ठीक है। अब आगे कह रहा है सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, ठीक है। उसके और क्या उसके बाद कह रहा है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो इससे भी बनेगा, ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर वाला खाली स्थान में दे देगा, लिख देगा कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, और खाली स्थान 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप कहाँ क्या भरेंगे, गुड कंडक्ट, ठीक है ना। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती के लिए सिविलाइजेशन का मतलब है अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार ही गुजराती के लिए क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब है, ठीक है। तो आपको पता होगा गांधी जी गुजरात के थे। 4th नंबर है कि इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। कह रहा है अगर ये डेफिनेशन सही है, यानी कि जो गांधी जी कहे हैं वो बात अगर सही है, तो जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने कहा है, भारत को किसी से भी कुछ भी सीखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं अगर मैंने जो बात कहा है, अगर ये बात सच है, तो भारत को किसी जैसा कि बहुत सारा लेखक सब या राइटर सब दूसरे देश का या व्यक्ति सब कहा है, उसको किसी से सीखने का ज़रूरत नहीं है, ये वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल अपना ठीक ठाक है। 5 नंबर कह रहा है वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको लिखने के लिए बोल देगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, और कहेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, या डिस्क्राइब कीजिए। तो कह रहा है कि हमने इस बात को नोटिस किया है, गौर किया है कि जो माइंड है ना, ये एक बेचैन पक्षी है, रेस्टलेस बर्ड है, और इसको जितना दीजिएगा, ये जितना ज़्यादा पाता है, ये इतना ही ज़्यादा और क्या करता है, चाहत करता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि माइंड क्या है, एक बेचैन पक्षी है, आप इसको जितना दीजिएगा ये उससे ज़्यादा और चाहत करेगा, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरेगा, ये अनसेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। आगे कह रहा है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। कह रहा है जितना ज़्यादा हम अपने पैशन में घुसते जाते हैं, इंडल्ज होते जाते हैं, शामिल होते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा ये क्या हो जाता है, अनब्रिडल्ड हो जाता है। अनब्रिडल्ड मतलब हुआ कि उतना ही ज़्यादा ये क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है, एकदम मतलब बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद कह रहा है द आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस। कह रहे हमारे पूर्वज इसीलिए क्या किए थे, एक लिमिट लगा दिए थे हमारे किसी चीज़ में शामिल होने पे, ठीक है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। वो इस बात को देखे थे कि हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है, एक बड़े तौर पे क्या है, एक बस मानसिक स्थिति ही है, कि अगर कोई नहीं कुछ होते हुए भी खुश है और कुछ होते हुए भी, बहुत सारा सब कुछ होते हुए कुछ आदमी खुश नहीं है, यानी कि एक मानसिक स्थिति ही है हैप्पीनेस, ठीक है। ये बात हमारे पूर्वज देखे थे, ये महात्मा गांधी जी अपने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में लिखे हुए हैं। 6 नंबर है कि अ मैन इज़ नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। कह रहा है कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश ही है, या कह रहा है कि कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है, या कोई आदमी गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो
उदास होगा या दुखी होगा, ठीक है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। अमीर आदमी को अक्सर दुखी देखा गया है और गरीब आदमी को अक्सर खुश देखा गया है, ठीक है। अब कह रहा है मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग जो है हमेशा गरीब रहेंगे, ठीक है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसएडुएटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। कह रहा है इस सब को देखते हुए हमारे पूर्वज क्या किए थे, हम लोग को भोग विलास से दूर रहने के लिए कहे थे, हम लोग को भी भोग विलास से क्या किए थे, दूर रखे थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो। कह रहा है हम लोगों ने सेम उसी प्रकार का हल आज भी बनाए रखा है जैसा कि हजारों साल पहले इस्तेमाल में था, एग्जिस्ट करता था, होता था। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग वैसा ही कुटिया, आज जो घर का स्ट्रक्चर है आजकल तो हालांकि बदल गया है, लेकिन जब महात्मा गांधी जी इस कहानी को लिखे होंगे उस वक्त का कहानी बता रहे हैं। तो कह रहा है हम लोग जो है उसी प्रकार का कॉटेज यानी कि कुटिया यानी कि घर जो है बनाए हुए हैं, बनाते हैं जैसा कि अब पहले के समय में होता था। फॉर्मर मतलब होता है पहले के समय में, पहले का। अब कह रहा है एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वैसा ही है जैसा कि पहले था। अब कह रहा है वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, हम लोगों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे क्या हो, जीवन में जंग लग जाए, ठीक है। आप लोग आजकल कितना कंपटीशन हो गया है देख रहे हैं, हर तरफ एकदम फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हम लोग के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो लाइफ कोरोडिंग, लाइफ में जंग लगा दे, यानी कि टेंशन वाला फ्रस्ट्रेशन वाला बात हो। कह रहा है ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। कह रहा है हर कोई क्या करता था, अपना एक ऑक्यूपेशन करता था या फिर ट्रेड करता था, व्यापार करता था, और उसके बदले में क्या करता था, एक वाजिब जो वेज होता है, मेहनताना होता है, वो लेता था। कह रहा है इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। अब कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग मशीन को इन्वेंट करना नहीं जानते थे, ठीक है। बट आवर फोरफादर्स न्यू दैट इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा थे, वो इस बात को जानते थे कि अगर हम अपना दिल दिमाग अगर इस चीज़ के प्रति लगाएंगे, ऐसी चीज़ों के प्रति यानी कि मशीन के प्रति, तो हम लोग इसके क्या हो जाएंगे, स्लेव हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और अपना जो मोरल फाइबर है, जो नैतिक लगाव है, वो भूल जाएंगे, टूट जाएगा। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could do our hand and feet। कह रहा है इसलिए वे लोग बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद, सोच विचार करने के बाद इस बात को डिसाइड किए कि हम लोग को बस वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा क्या हो, हाथ और पाँव इस्तेमाल में हो, ठीक है। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। उन्होंने इस बात को देखा कि हमारा जो रियल हैप्पीनेस है ना, वो जो है, या जो हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो इस बात में निर्भर करता है कि हम लोग अपने हाथ और पाँव का कितना अच्छा से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था आपका 6 पैसेज तक का, ठीक है, 6 पैराग्राफ तक का आपका मैंने बताया है कहानी क्या लिखा हुआ है 6 तक। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, जो भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अगले पार्ट्स में मैं और भी जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स का लगभग मैं मानता हूँ कि 1.5 महीना बचा हुआ है। तो 1.5 महीना मेरे हिसाब से तो कम है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि इनका इंग्लिश बहुत वीक होता है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी जो आपका ग्रामर का पार्ट है, जैसे कि एक्टिव पैसिव है, टेंस है, नरेशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल्स है, कंजंक्शन है, ठीक है, इन सब से आपका जो क्वेश्चंस बनता है उन सब को मैं एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है। मतलब कि उसको बताऊँगा कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, और वो शॉर्टकट्स भी बताऊँगा कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, एक वर्ड देख के आप कैसे आंसर सही करोगे, ठीक है। ये नहीं कि पूरा वर्ड पढ़ना, आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना पड़ेगा,
आप एक वर्ड देखें, उसको रिलेटेड वर्ड कहते हैं, और रिलेटेड आप किसी चीज़ से संबंध होता है, तो वो देख के आप पूरा कहानी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत आसान होने वाला है। तो अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यार इस पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, आप लोग जोड़ो, एकदम फैला दो पूरे एरिया में, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए एकदम, ठीक है। चाहे वो किसी भी क्लास में हो, सभी के लिए मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, और मेहनत करते रहिए, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा।